गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आज हम 2-3 टॉपिक करेंगे। एक तो फैराडे के नियम करेंगे, लेंज का नियम करेंगे, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन करेंगे। तो इस एक टॉपिक में ये 3 या 4 जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं ये सारे एक दूसरे से संबंधित हैं। तो शुरू करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है। तो इसमें क्या है, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अगर देखूं तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पर इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, मैग्नेटिक का मतलब है मैग्नेटिक इफेक्ट और इंडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में चुंबकीय प्रभाव के द्वारा ईएमएफ पैदा करना। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में या कंडक्टर में चुंबकीय प्रभाव के द्वारा विद्युत पैदा करना, ईएमएफ पैदा करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब बात ये है, जो अगला टॉपिक हमारा है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस नियम में क्या है, माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट थे। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से संबंधित उसने 2 नियम दिए। अब जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की परिभाषा क्या है, किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर या सर्किट में चुंबकीय प्रभाव के द्वारा ईएमएफ पैदा करना। अब ये ईएमएफ कैसे पैदा होगी और कितनी मात्रा में पैदा होगी, तो ये दोनों चीज़ें जानने के लिए माइकल फैराडे ने रिसर्च की और क्या पाया, 2 नियम बनाए उसने, जिनका नाम है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला नियम कहता है कि हाउ ईएमएफ प्रोड्यूस, की जो ये ईएमएफ है, जो बिजली है, विद्युत मैंने बताई है, ये पैदा कैसे होगी। और दूसरा जो लॉ है वो कहता है हाउ मच ईएमएफ प्रोड्यूस्ड, कि ये जो ईएमएफ पैदा होगी ये कितनी होगी। मतलब कितनी का मतलब क्या है, किन किन बातों के ऊपर निर्भर करेगी, कब ये कम पैदा होगी, कब ये ज़्यादा पैदा होगी। तो फैराडे के दोनों नियमों को इस डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर मैं पहले नियम की बात करूं, फैराडे का जो पहला नियम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो क्या कहता है कि ईएमएफ कैसे पैदा होगी। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, फैराडे ने क्या स्टेटमेंट दी कि यदि कोई चालक चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा तो उस चालक में क्या होगी, एक ईएमएफ पैदा हो जाती है। और अगर वो चालक क्लोज्ड है तो ईएमएफ पैदा होने के कारण उसमें करंट भी गुजरना शुरू हो जाएगा। तो इसी चीज़ को अगर मैं डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन करूं, मेरे पास ये 2 मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल ये इसके हैं। ये जो डॉटेड लाइनों से दिखाई है ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो नॉर्थ से साउथ तक चुंबकीय रेखाएं मैंने दिखाई है। इसके बीच में मैंने ये एक कंडक्टर रखा हुआ है, सिर्फ ये मैंने एक टर्न रखा है फॉर समझाने के लिए। ये मेरा एक कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर जब इस फ्लक्स को काटेगा तो क्या होगा, इस कंडक्टर में एक ईएमएफ पैदा होती है, यानी विद्युत पैदा होती है। और यदि इस चालक को हम एक लोड के द्वारा, मैंने एक लैंप लगाया लोड के तौर पर, अगर एक लोड के द्वारा मैं इसको क्लोज कर दूं तो क्या होगा, इस सर्किट में से करंट गुजरना शुरू होगा और लोड मेरा, जैसे मैंने लैंप लगाया, ये जलना शुरू हो जाएगा। तो ये था पहला नियम कि यदि कोई चालक चुंबकीय फ्लक्स को काटे तो उस चालक में एक ईएमएफ पैदा होती है और उसके कारण यदि सर्किट हमारा क्लोज होगा तो करंट भी उसमें से गुजरेगा। अब बात यह है कि जो फ्लक्स है, ये चालक या चालक है, ये फ्लक्स को कैसे काटेगा। अब 2 तरीके हैं। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मेरे जो ये मैग्नेट है ये स्थिर हैं, बिल्कुल नहीं हिलते, तो क्या होगा, मैं इस चालक को हिलाऊंगा तब भी ये फ्लक्स को काटेगा और इसमें ईएमएफ पैदा होगी। और दूसरा स्थिति क्या होगी कि मैं चालक को ना हिला के इन दोनों मैग्नेट को मूवमेंट करूं, इनको हिलाऊं, तब भी ये फ्लक्स क्या होगा, इस चालक को काटेगा। तो दोनों अवस्था में या तो मैं अपने चालक को स्थिर रख के मैग्नेट को हिलाऊं, या दूसरी अवस्था मैग्नेट को स्थिर रख के चालक को हिलाऊं। दोनों अवस्थाओं में ये जो चालक है उस फ्लक्स को काटेगा और जैसे ही फ्लक्स को काटेगा इसमें ईएमएफ पैदा होगी। यही हमारा फैराडे का पहला नियम था, जिसके अनुसार यदि कोई चालक चुंबकीय फ्लक्स को काटता है तो उस चालक में ईएमएफ यानी विद्युत पैदा हो जाती है। अब दूसरा नियम क्या है, जो पहले नियम की व्याख्या थी उसको दूसरे नियम में कैसे लेके जानी है कि ये जो ईएमएफ पैदा हुई है पहले नियम के अनुसार, ये किन किन बातों के ऊपर निर्भर करेगी, ये दूसरे नियम ने बताया है। अब मेरी बात सुनिए आप कि पहले नियम के अनुसार ईएमएफ कब पैदा हुई है, किसकी वजह से पैदा हुई है, फ्लक्स
के परिवर्तन के कारण। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि पहले नियम के अनुसार ये जो ईएमएफ पैदा हुई है, जिसको मैंने ई के द्वारा दर्शाया है, ये जो ईएमएफ पैदा हुई है ये किसके कारण पैदा हुई है? फ्लक्स के कारण। फ्लक्स परिवर्तन कि कितना फ्लक्स परिवर्तन हुआ है, और फ्लक्स को क्योंकि फाई के द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स के कारण ही ये ईएमएफ पैदा होगी, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में कुछ ना कुछ मूवमेंट होगी, परिवर्तन होगा। तो लेकिन समय के साथ परिवर्तन कितना होगा उसको लिखते हैं हम डी फाई बटे डी टी। इसको बोलते हैं फ्लक्स परिवर्तन की दर। तो पहले नियम के अनुसार जो ईएमएफ पैदा हुई है, दूसरे नियम के अनुसार हम ये देखेंगे कितनी पैदा होगी। तो ये दूसरे नियम के अनुसार जो पैदा होने वाली ईएमएफ है वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। ये हमारे फैराडे का दूसरा नियम है। दूसरे नियम के अनुसार चालक में पैदा होने वाली ईएमएफ फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बटे डी टी। यहाँ पर डी फाई बटे डी टी क्या है? फ्लक्स परिवर्तन की दर। अगर मैं इसको और सॉल्व कर दूँ तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू एन डी फाई बटे डी टी, और इसके आगे मैंने लगा देता है माइनस का निशान। तो मेरी इक्वेशन बन जाती है E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। यहाँ पर n का मतलब क्या है और ये माइनस का मतलब क्या है? यहाँ पर अगर मैं इसको सोल्व करूँगा, n का मतलब होता है नंबर ऑफ कंडक्टर्स। यहाँ पर जैसे मैंने एक कंडक्टर लिया है, तो अगर तो एक कंडक्टर है, हो सकता है एक से ज़्यादा हो, तो ये वो नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं। और डी फाई बाई डी टी वही है फ्लक्स परिवर्तन की दर। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि मैंने माइनस का निशान क्यों लगाया है? माइनस का निशान लगाया है लेंज के नियम के कारण, जो इसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फाइनली ई हमारी ये बन जाती है, जो ईएमएफ पैदा होगी हमारे चालक में वो नंबर ऑफ टर्न्स, चालकों की संख्या के भी समानुपाती होगी और फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती भी होगी। मतलब यदि ये नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हैं तो ईएमएफ भी ज़्यादा पैदा होगी, और अगर फ्लक्स परिवर्तन की दर भी ज़्यादा है तो ईएमएफ ज़्यादा होगी। फ्लक्स परिवर्तन की दर को कम कर दूं, मतलब फ्लक्स को अगर मैग्नेट को हल्का हल्का मैं हिलाऊंगा तो कम ईएमएफ पैदा होगी, और इसी मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर ज़्यादा तेज़ी से मैं हिलाऊंगा तो ये ईएमएफ भी ज़्यादा होगी। दूसरी बात, नंबर ऑफ कंडक्टर, अगर एक कंडक्टर है तो कम ईएमएफ पैदा होगी, और एक से ज़्यादा है तो ज़्यादा ईएमएफ पैदा होगी। तो जो पैदा होने वाली ईएमएफ है ये नंबर ऑफ कंडक्टर और फ्लक्स परिवर्तन की दर के सीधे अनुपाती होती है, और माइनस चिन्ह लगाया है लेंज के नियम के अनुसार। तो ये तो थे हमारे फैराडे के दोनों नियम। पहले नियम के अनुसार ईएमएफ पैदा होती है चालक में जब फ्लक्स को काटती है, और दूसरा कि वो जो पैदा ईएमएफ हुई है वो दो बातों के ऊपर निर्भर करेगी, चालकों की संख्या और फ्लक्स परिवर्तन की दर के। अब ये जो माइनस लगाया है मैंने वो लेंज के नियम के अनुसार लगाया है। अब दूसरा टॉपिक मेरा इसी में आएगा, लेंज का नियम। लेंज का नियम का मतलब क्या है? लेंज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि किसी भी चालक में यदि ईएमएफ पैदा होती है, जैसे अभी मैंने यहाँ बताया था कि यदि किसी चालक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण ईएमएफ पैदा होती है, तो ये जो ईएमएफ पैदा होगी हमेशा अपने पैदा होने वाले कारण का विरोध करेगी। जिस वजह से ये पैदा हुई है उसी का हमेशा विरोध करती है, और इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस लगाया, क्योंकि यहाँ पर जो ईएमएफ है किस वजह से पैदा हुई थी? फ्लक्स परिवर्तन की दर से। फ्लक्स में कुछ वेरिएशन आई थी तभी ये ईएमएफ पैदा हुई थी। तो ये जो फ्लक्स परिवर्तन की दर है इसके अपोजिट होगी ईएमएफ, उस अपोजिट को दिखाने के लिए माइनस का निशान लगाया जाता है। तो ये लेंज के नियम के कारण ही माइनस लगाया है, क्योंकि लेंज का नियम क्या कहता है? किसी भी चालक में यदि ईएमएफ पैदा होती है तो हमेशा अपने पैदा होने वाले कारण का विरोध करती है। इसी चीज़ को मैं 2-3 डायग्राम से बताने की कोशिश करूँगा। ये मेरे पास एक कॉइल है, कॉइल के एक साइड में मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है इसकी डिफ्लेक्शन को चेक करने के लिए। एक बार मैग्नेट है मेरे पास, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। पहली कंडीशन में क्या है? मैं इस बार मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ लेके जाऊंगा तो क्या होगा? ये जो इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलती है, जैसे इस कॉइल को काटेगी, मैंने अभी बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण जब ये चुंबकीय फ्लक्स चालक को काटेगा तो उसमें से ईएमएफ पैदा होगी, और क्योंकि ये मैंने शॉर्ट किया उसमें करंट गुजरना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको इसके पास लेके जाऊंगा तो ये जो सिरा है इस कॉइल का ये नॉर्थ पोल बन जाएगा।
तो नॉर्थ पोल से क्या होगा, ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, तो जब दोनों पोल एक जैसे होंगे तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे को धकेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इसमें ईएमएफ किस वजह से पैदा हुई है, चुंबक जब इसके पास आया है, और ये क्या करेगी, इसको दूर धकेलने की कोशिश करती है। तो क्या होगा कि ये इसके पैदा होने वाले कारण का हमेशा विरोध करती है। इसका पैदा होने का कारण क्या है, क्योंकि चुंबक इसके पास आया है, और ये इसका विरोध करने लगेगी, इसको दूर धकेलने की कोशिश करेगी। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, यदि इसी बार मैग्नेट को मैं इस कॉइल से दूर लेने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर मैंने दूर लेके गया हूँ, उस कंडीशन में क्या होगा, तो इसमें करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। ये जो पोल था, जो पहले नॉर्थ था, अब ये साउथ पोल बन जाएगा। इस कंडीशन में ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अपोजिट पोल क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये नॉर्थ पोल को खींचने की कोशिश करेगा, जबकि नॉर्थ पोल जो मैग्नेट की डायरेक्शन क्या है, इससे दूर जाने की कोशिश करता है ये, और उसी के कारण इसमें ये पैदा हुई है। तो ये इसको अपोजिट करेगा, इसको खींचने की कोशिश करेगा कि दूर जाने की वजह से ये पैदा हुई है, लेकिन ये इसका विरोध करेगा, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। एक तरफ गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन इस तरफ होगी और दूसरे में गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो ये है लेंज का नियम कि इसका मतलब क्या है, इस नियम के अनुसार किसी भी चालक में जब ईएमएफ पैदा होती है, वो हमेशा अपने पैदा होने वाले कारण का विरोध करती है। तो ये था लेंज का नियम। अब इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ संबंधित दो चीज़ें और है, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या होता है, सेल्फ का मतलब आपको पता है अपने आप, स्वयं, और इंडक्शन का मतलब अभी बता चुका हूँ, ईएमएफ पैदा होना। तो सेल्फ इंडक्शन को समझने से पहले मैं एक बताऊँगा आपको, ये एक कॉइल है मेरे पास, इस कॉइल को मैंने एक सप्लाई से जोड़ा है और इस सर्किट में एक रियोस्टेट लगाया है ताकि मैं इस वोल्टेज की सप्लाई की वैल्यू को चेंज कर सकूं। तो जैसे इसको मैंने सप्लाई दी तो क्या होगा, इस कॉइल में से करंट गुजरेगा और ये इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। अब मान लीजिए ये मैंने डीसी सप्लाई लगाई है और डीसी के बारे में आपको बताया हुआ है, डीसी एक स्थिर सप्लाई होती है। एक बार जितना इसका मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो गया उसके बाद इसकी वैल्यू स्थिर रहेगी, मतलब फ्लक्स की वैल्यू बिल्कुल भी बदलेगी नहीं। अब इस रियोस्टेट के द्वारा अगर मैं इस वोल्टेज की वैल्यू को कम या ज़्यादा करूं तो वोल्टेज कम ज़्यादा होगा तो इस फ्लक्स की वैल्यू में भी परिवर्तन आएगा, फ्लक्स की वैल्यू भी कम ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी, मतलब फ्लक्स की वैल्यू में कुछ चेंज होगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के अकॉर्डिंग यदि कोई कॉइल, ये जो कॉइल है देखो मैंने इसको बाहर से बिजली ईएमएफ दी हुई है, लेकिन इसके चारों तरफ जो फ्लक्स पैदा हुआ है, अगर मैं इसको हिलाऊंगा यहाँ से, कम ज़्यादा वैल्यू करूँगा तो फ्लक्स की वैल्यू भी कम ज़्यादा होगी, क्योंकि ये फ्लक्स भी इस कॉइल को काटता है, क्योंकि इसी कॉइल का फ्लक्स है। अगर इसमें कम ज़्यादा होगी तो इस फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इस कॉइल में भी एक दूसरी ईएमएफ पैदा हो जाएगी, और ये जो दूसरी ईएमएफ पैदा होगी ये पहली जो मैंने ईएमएफ दी है हमेशा इसके अपोजिट होगी, इसका विरोध करेगी, इसको बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ भी कहा जाएगा। तो सेल्फ इंडक्शन क्या है, किसी भी कॉइल में अपने ही फ्लक्स के कारण ईएमएफ पैदा हो जाना। जैसे भी मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फ्लक्स परिवर्तन के कारण किसी भी चालक में ईएमएफ पैदा होना। तो यहाँ पर सेल्फ का मतलब क्या, अपने आप, क्योंकि ये अपने ही सप्लाई के कारण जो फ्लक्स परिवर्तन हुआ, अपने ही फ्लक्स के कारण अगर इस कॉइल में दूसरी ईएमएफ पैदा हो जाएगी तो वो सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। किसी भी कॉइल में अपने ही फ्लक्स के कारण ईएमएफ पैदा होना सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। और ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी ये हमेशा बाहर से दी गई ईएमएफ का विरोध करती है, इसलिए इसको कई बार बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ का नाम भी दे दिया जाता है। अगर इसकी इक्वेशन की बात करें, ये वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई, ये हमेशा समानुपाती होती है किसके, करंट परिवर्तन के, क्योंकि यहाँ से करंट में परिवर्तन होगा तभी तो फ्लक्स चेंज हुआ है और तभी इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुई है। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू di/dt, करंट परिवर्तन के कारण ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हुई है। और अगर मैं इसको सोल्व करूँ, E = -L di/dt, तो di/dt तो वही है करंट परिवर्तन जो मैंने यहाँ से अभी किया था। L क्या है, L को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, स्वयं प्रेरक, और ये माइनस का निशान वही मैंने लगाया है
लेंज के नियम के अनुसार कि ये हमेशा अपने पैदा होने वाले कारण का विरोध करती है। यहाँ पर एल होता है सेल्फ इंडक्टेंस, इसकी वैल्यू हेनरी में ली जाती है। तो किसी भी कॉइल में अपने ही फ्लक्स के कारण ईएमएफ पैदा होना सेल्फ इंडक्शन कहलाता है, क्योंकि स्वयं का मतलब होता है अपने आप। इसका दूसरा है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब परस्पर प्रेरण। परस्पर का मतलब होता है एक के कारण किसी दूसरे में उसका प्रभाव देखना, वो कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ पर इसको समझने के लिए दो कॉइल है मेरे पास, कॉइल ए और कॉइल बी। अब ध्यान से देखो, कॉइल ए को तो मैंने एक्सटर्नल बाहरी सप्लाई से जोड़ा हुआ है जो EMF 1 है, E1 EMF बाहर से दी हुई है। इसमें मैंने एक रियोस्टेट भी लगाया हुआ है। इसके बिल्कुल बाहर नेबर में, एक बिल्कुल पड़ोस में, बिल्कुल नज़दीक एक दूसरी कॉइल है। हालांकि ये दोनों कॉइल एक दूसरे से यांत्रिक तौर पर या इलेक्ट्रिकल तौर पर बिल्कुल भी एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, बिल्कुल सेपरेट हैं ये। तो कॉइल भी में क्या लगाया मैंने, सप्लाई के स्थान पर मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है जो मुझे इंडिकेशन देगा कि इसमें EMF पैदा हुई या नहीं। अब क्या होगा, पहली कॉइल को मैं जैसे ही सप्लाई से जोड़ूंगा, मतलब इसको EMF 1 दूंगा और यहाँ से जैसे मैंने यहाँ किया था, इस रियोस्ट के कारण इस करंट की वैल्यू को चेंज करूँगा, I1 की वैल्यू को चेंज करूँगा, तो इस कॉइल का जो फ्लक्स है वो चेंज होगा, क्योंकि करंट के कारण ये फ्लक्स कम ज़्यादा होगा। अगर मैं करंट ज़्यादा करूँगा तो फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा, करंट को कम कर दूंगा तो फ्लक्स कम हो जाएगा। मतलब इस RH की वैल्यू को मैं कुछ वेरिएबल करके इस फ्लक्स की वैल्यू को कम ज़्यादा करूँगा, मतलब इसको फ्लक्स को हिलाऊंगा। अब क्योंकि ये दूसरी कोयल बिल्कुल इसके पास पड़ी हुई है, ये फ्लक्स इसके साथ भी लिंक करता है। जैसे मैंने बताया था, चुंबक के चारों तरफ का एरिया होता है जहाँ तक उसके प्रभाव को महसूस किया जाता है, और ये कोयल भी इसी के क्षेत्र में रखी हुई है जहाँ के इसके मैग्नेटिक इफेक्ट को महसूस हम कर सकेंगे। तो ये जो फ्लक्स जब कम ज़्यादा होगा, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो क्या होगा, जैसे मैंने बताया था, अगर कोई फ्लक्स चालक को काटेगा तो यहाँ पर ये जो परिवर्तनीय फ्लक्स है इस कॉइल बी को काटेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के कारण इस कॉइल में भी एक EMF पैदा हो जाती है, जिसको हम इस गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन के कारण देख पाएंगे। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होगा, इसकी नीडल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट होगी, तो इसका मतलब इसमें से भी EMF और करंट गुजरना शुरू हो जाएगा। जबकि हमने इसको किसी भी तरीके से बाहर से सप्लाई से नहीं जोड़ा है, केवल इसके फ्लक्स परिवर्तन के कारण कॉइल बी में EMF पैदा हो जाता है। इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, परस्पर प्रेरण। यदि एक कॉइल के फ्लक्स परिवर्तन के कारण पास में रखी दूसरी कॉइल में अपने आप EMF पैदा हो जाए तो वो म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। अगर इसको यहाँ पर समीकरण के द्वारा दर्शाएं, E2 क्या है, कॉइल 2 की में पैदा होने वाली EMF, और ये जो E2 है इसमें जो EMF पैदा हुई है किस कारण हुई है, I1 के कारण, क्योंकि I1 को मैंने कम ज़्यादा किया है। तो ये सीधे समानुपाती होती है कॉइल 1 के करंट के परिवर्तन की दर के। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dI1/dt। I1 क्या है, कॉइल 1 का करंट, और इसको अगर मैं सोल्व करूं तो E2 = -M dI1/dt। यहाँ पर M क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, M है म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको भी हेनरी में कहा जाता है, और माइनस का निशान वही कि लेंज के नियम के अनुसार कोई भी EMF अपने पैदा होने वाले कारण का विरोध करती है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट या कंडक्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण EMF पैदा करना। और इसके लिए दो नियम थे, फैराडे ने दिए थे। पहला नियम कि EMF कैसे पैदा होगी, और दूसरा नियम फैराडे का कि कितनी मात्रा में या किन किन बातों के ऊपर निर्भर करेगी जो EMF पैदा हुई है। और लेंज का नियम जिसके अनुसार ये पता चलेगा कि जो EMF पैदा होती है कैसे वो अपने कारण का विरोध करती है, और सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये था आज का हमारा मेन टॉपिक। थैंक यू।